मानिए कि मैंने आपको ये कपड़ा दिया और इसके साथ ही इसे ऑल्टर करने की आपको पावर भी दी। अब इस पावर को यूज करते हुए आप इससे एक शर्ट बना सकते हैं, कैप बना सकते हैं, यहाँ तक कि एक मास्क भी बना सकते हैं। पर क्या इस पावर को यूज करते हुए आप इस पूरे कपड़े को फाड़ कर फेंक सकते हैं? यही क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। तो ये जो कपड़ा है ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके फंडामेंटल राइट्स। और ये जो ऑल्ट्रेशन की पावर है ये पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट करने की। तो आज के इस वीडियो में हम दो बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, क्या उन्हें चेंज किया जा सकता है। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर है इसकी एक्सटेंड क्या है, पार्लियामेंट किस हद तक अमेंडमेंट कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है और पार्लियामेंट के पास आखिर कितनी पावर्स है, ये दो क्वेश्चन सुनने में तो बहुत सिंपल लगते हैं। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है? कंफ्यूजन आ रहा है इन दो आर्टिकल से, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। पर इन पर आने से पहले आप मेरे एक सवाल का आंसर करिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर 3 साल लेकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, तो उसके बाद भी अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो वो तब की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि बदलते वक्त के साथ साथ जब जब सोसाइटी में नए राइट्स की जरूरत पड़ेगी तब तब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। और इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लॉज लाए गए, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अमेंडमेंट लाया गया और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अब आते हैं हम आर्टिकल 13 और 368 में। तो एक हाथ में है हमारे पास आर्टिकल 13 जो ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे सुप्रीम राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे या उन्हें रिड्यूस करे। तो पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता। दूसरे हाथ में है हमारे पास आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर देते हुए ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है। और यहीं पर आता है हमारा कंफ्यूजन कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 में अपनी पावर को यूज करते हुए फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकता है, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, या फिर पार्लियामेंट को अपनी इस पावर को यूज करने से आर्टिकल 13 रोकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जब ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए तब तब इस क्वेश्चन को पूछा गया। और इस क्वेश्चन का जवाब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में दिए गए हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि आज का ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढते वक्त हम इन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स और इन इंपॉर्टेंट केसेस की रेलेवेंस को भी समझें। तो बोर्ड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को देके घबराइएगा नहीं, एक स्टोरी की तरह हम इस पूरे डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अमेंडमेंट एक्ट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो डील करता है आर्टिकल 31 से। आर्टिकल 31 बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की और ये कहता है कि हर इंडियन सिटीजन के पास एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी होगा। जी हाँ, इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 7 फंडामेंटल राइट दिए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके पीछे की स्टोरी क्या थी ये समझते हैं। तो इंडिया जब आजाद हुआ था तब लैंड ओनरशिप में काफी इनइक्वालिटी थी। जो भी फार्मर्स या कल्टीवेटर्स थे उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया की एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी थी और इस रिफॉर्म के लिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कमिटी सेटअप की, एग्रेरियन रिफॉर्म कमिटी, जिसके चेयरमैन थे जेसी कुमारप्पा। इस लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और दूसरा रीजन था सालों से चले आ रहे सोशल इनजस्टिस को खत्म करना। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लिमिट फिक्स की गई। मतलब हर इंसान कितनी जमीन ओन कर सकता है, कितना लैंड ओन कर सकता है, इस पर सीलिंग डिसाइड की गई, इस पे एक लिमिट डिसाइड की गई। और 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया जिसने आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया।
तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये दो मेजर चेंजेस किए गए थे। पहला, आर्टिकल 31 में 31A और 31B ऐड कर दिया गया था, जो ये कहता था कि अब स्टेट के पास ये पावर है कि वो एक लॉ बना के लीगल तरीके से किसी भी इंसान से उसकी प्रॉपर्टी ले सकता है, और ये जो एक्ट है ये बताएगा कि उस इंसान को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये प्रोविजन ऐड किया गया था आर्टिकल 31 में। दूसरा जो चेंज हुआ था वो ये कि आर्टिकल 19(1)G में कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू स्टेट के पास ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी बिजनेस को पूरी तरीके से कंप्लीटली या पार्शियली अक्वायर कर सकते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने ये न्यू आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए और न्यू रिस्ट्रिक्शंस इंट्रोड्यूस किए, इनका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे थे, इनकी जो पावर्स थी वो रिड्यूस हो रही थी, और इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब इस पॉइंट से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको सारे केसेस अच्छे से समझ में आए। इसलिए हर केस में हम एक कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं, और जो भी आंसर आएगा उसे हम इस स्कोर कार्ड में लिखते जाएंगे, और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि ये स्कोर कार्ड कैसे सेटल हुआ। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो सारे चेंजेस है ये वैलिड है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के थ्रू ये सारी पावर्स है कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। इसके बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 और 368 के बीच में जो कंफ्यूजन था, जो पावर स्ट्रगल था, उसे आंसर करते हुए ये कहा कि देखिए, आर्टिकल 13 जो है वो ऑर्डिनरी लॉस पर लगता है, नॉर्मल लॉस पर लगता है, पर ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। तो आर्टिकल 13 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ पर लगेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं और आर्टिकल 13 उस पर नहीं लगेगा। तो अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 368 को ज्यादा पावरफुल माना गया। तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे उसका यूज करते हुए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को उठाकर 9th शेड्यूल में डाल देती है। अब ये 9th शेड्यूल, इसमें क्या खास बात है, ये इतना डिफरेंट क्यों है? देखिए, जनरली अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से वॉयलेटिव हो, उसके अगेंस्ट हो, तो इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि फंडामेंटल राइट सुप्रीम होते हैं। पर अगर आप किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर डालते हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, नहीं, कोई भी लॉ को अगर आप 9th शेड्यूल के अंदर डालेंगे तो फिर वो इम्प्लीमेंट होगा ही। तो 9th शेड्यूल एक तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके के अटैक से, पर जो भी लॉज थे वो फंडामेंटल राइट्स को तो वॉयलेट कर ही रहे थे। इसीलिए 9th शेड्यूल को 17th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। इस केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी और जजमेंट आया 3:2 की रेशियो में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद का जो जजमेंट था उसे सही कहते हुए ये कहा कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट के पास इनफ पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर नहीं लगेगा। इस केस में चीफ जस्टिस गजेंद्र गटकर, जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त अगर फ्रेमर्स को फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट से बचाना होता तो उन्होंने एक्सप्रेस प्रोविजन लिखा होता, पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, इसलिए हम ये मान लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं। पर जस्टिस गजेंद्र गटकर की इस व्यू पॉइंट से जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर इतने सैटिस्फाइड नहीं थे और इसीलिए उन्होंने इस केस को एक बड़ी बेंच को रेफर किया। देखिए, ये जो जजमेंट आया था ये 5 जजेस का था, तो अगर 5 जजेस का कोई बेंच का जजमेंट आपको आगे रेफर करना है तो वो आगे और 5 जजेस या उसके कम बेंच पे रेफर नहीं होगा, वो और बड़ी बेंच पे रेफर होगा। तो ये जो केस था ये रेफर किया गया 11 जजेस की बेंच पे,
और ये केस था एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। अब अगर हम इस केस के स्कोर कार्ड की बात करें तो शंकरी प्रसाद के केस की तरह इस केस ने भी आर्टिकल 368 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज्यादा पावरफुल माना। तो तब के टाइम की सबसे बड़ी बेंच 11 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट को जो भी पावर्स मिली है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो पावर्स कुछ लिमिटेशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्टेड है। इन पावर्स का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पार्लियामेंट अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है तो उस पर आर्टिकल 13 एप्लीकेबल होगा। तो काफी डिफरेंट पॉइंट्स के कारण ये एक इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सबसे पहले तो एक बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। दूसरा, इस केस ने अपने से पहले के 2 जजमेंट्स को, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के जजमेंट को खारिज करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है और वो जो भी लॉज ला रही है वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता। और फाइनली इसने ये कहा कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जजमेंट में जो भी कहा गया था उसका जस्ट रिवर्स कहा गया गोलकनाथ के केस में। और अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो इस केस ने आर्टिकल 13 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। अब आप इस जजमेंट का इंपैक्ट समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकता जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। जैसे ही ये जजमेंट प्रोनाउंस होता है तब तक के डेट के जितने भी अमेंडमेंट एक्ट होते हैं जो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे होते हैं, जैसे ये राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करा था, ये सारे अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज होने लगते हैं। लोग इन्हें चैलेंज करते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए इस केस में ये कहा जाता है कि ये जो जजमेंट है, ये जो रूलिंग है, ये आज से आगे के जजमेंट्स पे एप्लीकेबल होगी। तो पुराने अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज नहीं किए जा सकते। अब इस पॉइंट से जो पूरा डिस्कशन है ये एक चेस के गेम के जैसे हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट सुनाता है और उस जजमेंट के इम्पैक्ट को रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है। तो गोलकनाथ का जो जजमेंट होता है उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो पार्लियामेंट की पावर्स को रिड्यूस करता है। तो ये तो पार्लियामेंट सहन नहीं कर सकती, तो अपनी पावर्स को वापस पाने के लिए, गोलकनाथ के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए पार्लियामेंट लेकर आती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट एक्ट जो पूरी फसाद की जड़ होती है, जो कंफ्यूजन का रूट कॉज होता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, ये उसे ही अमेंड कर देती है। तो आर्टिकल 13 में ऐड किया जाता है क्लॉज 4 और 368 में ऐड किया जाता है क्लॉज 3। और भी चेंजेस होते हैं पर ये 2 मेन है। तो 368 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि अब पार्लियामेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएगी तो वो आर्टिकल 13 में कवर नहीं होगा। और 13 का क्लॉज 4 ये कहता है कि आर्टिकल 13 368 पर अप्लाई नहीं होगा। तो जो रूट कॉज था, जो मेन कंफ्यूजन था, ये उसमें ही अमेंडमेंट कर देती है। इसके साथ ही 24th अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसके साथ ही इस अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज कही गई गोलकनाथ के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए, ये कि अगर आर्टिकल 368 कोई अमेंडमेंट एक्ट लेकर आता है तो वो आर्टिकल 13 के अंदर कवर नहीं होगा। तो इस तरीके से 24th अमेंडमेंट एक्ट ने गोलकनाथ के जजमेंट को पूरा रिवर्स कर दिया। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट भी आए थे, जैसे 25th अमेंडमेंट एक्ट जो प्रॉपर्टी राइट्स को रिड्यूस करता है, 26th अमेंडमेंट एक्ट जिसने प्रिवी पर्स को ही खत्म कर दिया, और 29th अमेंडमेंट एक्ट जो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया। तो नेक्स्ट केस जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें 24, 25, 26, 29 और गोलकनाथ के जजमेंट को चैलेंज किया गया था। और ये है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, 13 जज बेंच का केशरेंद्र भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस।